जस्ट एक क्विक रिकैप आपको देता हूँ प्रीवियस क्लास का। जो हमने प्रीवियस क्लास में गुडविल को स्टार्ट किया था, इन ए 5 मिनट वी विल हैव ए क्विक रिकैप फॉर दिस। तो मैंने आपको क्या बोला था, गुडविल विल बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज परचेज गुडविल, वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सा है, जो आप परचेज कर सकते हो और जिसको आप बैलेंस शीट के अंदर शो करते हो। और ये जो गुडविल है आपका, जो आपने खुद अपनी एफर्ट से जनरेट किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पार्टनरशिप के चैप्टर में अगर मैं गुडविल की बात करूं, तो जो आप गुडविल निकालने के मेथड्स को सीख रहे हो, वो आपका गुडविल कौन सा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इन योर सिलेबस देयर आर 5 मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड लास्ट वन इज व्हाट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन सारे मेथड्स में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज प्रॉफिट। मींस आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट का बेस लेके ही गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। तो आपका जो फर्स्ट मेथड था वो कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल फॉर दिस। फॉर्मूला क्या है इसका, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क का रहता है आपका हमेशा। नंबर ऑफ ईयर परचेज में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, इट विल बी ऑलवेज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट डिफिकल्टी यहां पे कहां बनेगी, इन द पार्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट जो क्वेश्चंस में आएंगे वो रॉन्ग दिए होंगे। तो आपका पहला टास्क यहाँ पे क्या रहेगा, टू रेक्टिफाई द प्रॉफिट। प्रॉफिट की जो कुछ कॉमन एरर्स मैंने डिस्कस करी थी, अगर किसी भी ईयर में कोई एबनॉर्मल गेन है, कोई नॉन रिकरिंग गेन है आपका, कोई नॉन ऑपरेटिंग गेन है, तो आपको उसको उस ईयर के प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट या माइनस करना होगा। नंबर 2 रूल, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में इफ देयर आर सम एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे भी प्रसाद ने बोला कि वॉलंटरली कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉइज, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस, आप हर साल पे नहीं करते। तो ऐसा लॉस कुछ भी है तो आपको उसको उस ईयर के प्रॉफिट में दोबारा से ऐड बैक करना होगा। उसके अलावा अगर आपके पास सपोज कुछ प्लान्ड फ्यूचर के लिए एक्सपेंसेस हैं जो आपने पास्ट में नहीं किया बट फ्यूचर में करना है आपको, ऐसी एक्सपेंसेस को आपको सारे ईयर के प्रॉफिट से माइनस करना है। एंड लास्ट वन, इसके अलावा भी कुछ भी एरर हो सकती है, तो कुछ भी एरर है तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे, देन ओनली आप अपने प्रॉफिट को एवरेज में कन्वर्ट करोगे। एंड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद ही आप गुडविल का वैल्यूएशन कर पाओगे। बिकॉज इस मेथड से जब भी बोर्ड एग्जाम में सम आएगा तो आप ये लिख के ले लो कि प्रॉफिट आपको रॉन्ग ही मिलेगा, बिकॉज इस मेथड में और कहीं डिफिकल्टी बनती नहीं है। ठीक, तो आज हमारा जो मेथड है दूसरा, वो रहेगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये ऑलमोस्ट सेम है, 99% ये मेथड आपका सेम ही रहता है। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है आपका अभी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप लोग को याद होगा आपने 11th ग्रेड में वेटेड मीन का कैलकुलेशन किया होगा, जहां पर कुछ वेट्स दिए होते थे 1 2 3 4 5, फिर आप नंबर को वेट से मल्टीप्लाई करते थे, तब आप वेटेड मीन को निकालते थे। ठीक, तो एक्चुअली आपका 90% काम तो वही है जो आपने प्रीवियस मेथड यूज किया, बट यहां पे आपको एक्स्ट्रा कुछ वेट्स दिए होंगे, आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ वेट्स दिए होंगे। तो आपका टास्क यहाँ पे क्या रहेगा, आप उन प्रॉफिट का उन वेट से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद आप एवरेज निकालोगे। तो आई एम शेयरिंग वन सम विद यू, उस सम को सॉल्व करेंगे, उससे मेथड भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस मेथड में नया कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सब कुछ यहां पे सेम है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक सम मैं आपसे शेयर करता हूं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे आपको ये मेथड पूरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इस मेथड में कुछ अलग नहीं है। ओके, दिस इज द सम विद द हेल्प ऑफ, आपको इसको सॉल्व करना है विद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस सम का फर्स्ट लाइन मिसिंग है, मैं बोलता हूं फर्स्ट लाइन क्या लिखा है यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसमें गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, on the basis of what, 2 year purchase of weighted average profit of last 5 year, of what, weighted average profit of last 5 year।
सॉल्व करते हैं सम को अभी। तो देखो वेट्स आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है वेट जो आप देते हो, जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर होगा उसका वेट 1 रहेगा, जो सबसे रिसेंट ईयर होगा उसका मैक्सिमम वेट रहता है। किसी कुछ आइडिया हम लोग वेट यहाँ पे क्यों देते हैं? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गिविंग वेट्स? कोई आइडिया किसी को कुछ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग वेट्स? और एक्चुअली वेट कौन सा वाला वेट है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, कौन सा वेट होता है ये? बताओ कोई। श्रावणी, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गिविंग वेट्स? हम लोग वेट्स क्यों देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट्स को? और इसको आपने वेटेड मीन भी पढ़ा होगा 11th में। सेजल? सर 11 मैथ्स नहीं है तो फिर नहीं पढ़ा मैथ्स में था। नहीं, आपने श्रावणी इको में पढ़ा होगा इसको। इको में एक था मीन निकाला था ना आपने, इको में याद होगा आपको। तो सर वो स्टैटिस्टिक्स में। हाँ स्टैटिस्टिक्स में था ना, वेटेड मीन था सिलेबस में। कोई बात नहीं। प्रसाद, आपको पता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेट एंड व्हाई वी आर गिविंग वेट्स? रिया? सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। रिया? चलो मैं बताता हूँ आपकी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग अभी। देखो अभी वेट्स देने का लॉजिक समझना। मैंने क्या बोला आपको? जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर होगा दैट विल हैव द लीस्ट वेट, लाइक इन दिस केस इट इज 1। और जो सबसे रिसेंट ईयर होगा दैट विल हैव द मैक्सिमम वेट, लाइक इन दिस केस 2019 का वेट कितना है? 5। इसका लॉजिक क्या होता है? देखो से फॉर एग्जाम्पल मुझे आपकी परफॉर्मेंस को जज करना है, मुझे आपकी परफॉर्मेंस को जज करना है, और मेरे पास सपोज आपके 7th के मार्क्स हैं, मेरे पास आपके 8th के मार्क्स हैं, मेरे पास आपके 9th के मार्क्स हैं, मेरे पास आपके 10th के मार्क्स हैं, मेरे पास आपके 11th के मार्क्स हैं, मेरे पास आपके 5 ईयर के मार्क्स, और मुझे जज करना है कि आप स्टडीज में कैसे हो। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? मैं कौन से मार्क्स को ज्यादा वेटेज दूंगा, 7th के मार्क्स को या 11th के मार्क्स को? सर 11th के बट मार्क्स। नेचुरल, बिकॉज सबसे रिसेंट ईयर है वो। अभी भी देखो ना, बोर्ड अपने मार्क्स का एवेल्युएशन कैसे कर रहा है? 7th 8th के मार्क्स पे तो नहीं कर रहे ना वो लोग। वो अपना वेटेज किसको दे रहे हैं? वो वेटेज दे रहे हैं 11th के मार्क्स को, 10th के मार्क्स को, जो सबसे रिसेंट ईयर्स थे आपके। तो सेम आपको यहां पर भी करना है, जो सबसे रिसेंट ईयर है वो आपका मैक्सिमम वेट कैरी करेगा। यहां पे वेट का मतलब वेट नहीं है, मतलब वेटेज कितना है। तो सबसे सबसे जो रिसेंट ईयर रहेगा उसका वेट मैक्सिमम रहेगा, और जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर रहेगा उसका वेट सबसे कम रहेगा। बट बिफोर गोइंग टू द वेट पार्ट, आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट में भी कुछ एरर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। तो यू हैव टू मेक ए वर्किंग नोट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। So we have the profit of last 5 years, particulars, proper दे देना इसको टेबल में, ईयर, पर्टिकुलर। तो आपके पास जो लास्ट 5 इयर्स गिवन है दैट इज 31st March 15। तो दिस इज 31st March 15। तो ये ईयर कौन सा रहा होगा? इट विल बी 14 and 15। ये है आपका 31st March 16। ये ईयर कौन सा रहा होगा? 15 16 का। दिस इज 31st March 17। तो ये ईयर कौन सा होगा? 16 17 का। दिस इज 31st March 18। तो ये ईयर कौन सा होगा आपका? 17 18 का। एंड दिस इज 31st March 19। तो ये ईयर आपका रहा होगा 18 and 19 का। प्रॉफिट्स आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो 36,000 रुपीज फॉर द 15। तो प्रॉफिट मेंशन कर दो इधर, 36,000 रुपीज का प्रॉफिट यहां पर है। देन 1,70,000 रुपीज, then 1,90,000 rupees, then we have 2 lakh rupees, then we have 3,50,000 rupees. But in profit mein, as per the point number 1 to 4, there are some errors. Coming to point number 1, there was a abnormal loss of rupees 50,000. It was incurred during the year ending 31st March 15. तो किसी भी ईयर के प्रॉफिट में if there is some abnormal loss तो क्या करना है हमको? क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। प्लस।
प्लस उसको दोबारा से आपको ऐड बैक करना है। तो किसी भी ईयर के प्रॉफिट में इफ देयर इज एबनॉर्मल लॉस तो आप उसको उस ईयर के प्रॉफिट में दोबारा से ऐड बैक करोगे। तो यहां पे लिख दो आप ऐड एबनॉर्मल लॉस। और कौन सी ईयर की बात हो रही है? दे आर टॉकिंग अबाउट 31 मार्च 15। तो 31 मार्च 15 के प्रॉफिट में आप 50,000 रुपीज का प्रॉफिट प्लस कर दो। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, देयर वाज ए एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 30,000। तो कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ है आपको, एंड दिस गेन वाज इन द ईयर 31 मार्च 16। तो अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में देयर इज सम एबनॉर्मल गेन्स तो आपको उसको उस ईयर के प्रॉफिट से माइनस भी करना पड़ेगा। तो इज टॉकिंग अबाउट 31 मार्च 16। तो एबनॉर्मल गेन अगर किसी भी ईयर में है तो माइनस करो, लेस एबनॉर्मल गेन, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज व्हाट? इट इज 30,000 रुपीज। तो आप यहां पर 30,000 रुपीज का प्रॉफिट से माइनस करोगे। उसके बाद और भी दो एरर्स हैं यहां पे। तो कमिंग टू एरर नंबर 3, रिपेयर टू द कार। आपने कार का रिपेयर किया और उस कार का रिपेयर का कॉस्ट कितना था? इट वाज 40,000 रुपीज, बट इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। और आपने रिपेयर कब किया? रिपेयर का डेट भी दिया है आपको, इट इज ऑन 1 जनवरी 2018। तो समझना इस चीज को, देखो कार का जो रिपेयर है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस, आपने कार का रिपेयर किया 40,000 रुपीज का, व्हाट शुड बी जर्नल एंट्री फॉर दिस? बताओ फटाफट, इजी है ये तो। एक कार का रिपेयर हुआ 40,000 रुपीज का, इसका जर्नल एंट्री क्या पास किया होगा? क्या होना चाहिए था? इनफैक्ट इसका एंट्री होना चाहिए था, वेरी गुड, एंट्री होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट टू कैश। तो डेबिट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था रिपेयर। बट आपने क्या डेबिट कर दिया? आपने गलती से डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट। बट व्हीकल तो एक एसेट होता है, एंड वी नेवर शो व्हीकल इन द P&L अकाउंट, वी शो द व्हीकल इन द बैलेंस शीट एज ए एसेट। दैट मीन्स आपने जो रिपेयर किया गलती से आपने उसको एसेट मान लिया, वेयर एज इट वॉज नॉट ए एसेट, इट वॉज ओनली रिपेयर। और आपको इस रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। तो एज ए रिजल्ट आपका प्रॉफिट उस साल का 40,000 रुपीज बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ गया होगा? बिकॉज रिपेयर इज ए एक्सपेंडिचर और आपने अपनी एक्सपेंडिचर्स को कम शो किया। तो एज ए रिजल्ट आपने एक्सपेंसेस को कम शो किया, तो उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा 40,000 से। तो अभी आपका टास्क यहां पर क्या है? प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है। तो उस प्रॉफिट से आप 40,000 रुपीज माइनस करोगे। और कौन से ईयर की बात हो रही है? 1 जनवरी 18 की। तो यहां पे लिख दो लेस रिपेयर टू कार wrongly debited to vehicle account। तो 1 जनवरी 18 कौन सी ईयर में फॉल करेगा? वो 17-18 के ईयर में फॉल करेगा। तो आप यहां पे इस ईयर के प्रॉफिट में से 40,000 रुपीज आप माइनस करोगे, बिकॉज इट वाज ए रिपेयर एंड इट शुड हैव बीन शोन इन द P&L अकाउंट, जो आपने नहीं किया। बट साथ में एक एरर और भी अटैच है यहां पे, depreciation was charged on the vehicles at the rate of 10% per annum on straight line method। तो देखो आपने यहां पे डबल मिस्टेक कर दी। पहली मिस्टेक आपने क्या करी? जो रिपेयर किया आपने उसको पहले तो व्हीकल मान लिया, वेयर एज इट वाज नॉट ए व्हीकल। तो उसको तो हमने रेक्टिफाई कर दिया। व्हीकल मानने के बाद आपने उसको डेप्रीशिएट भी कर दिया। जो चीज व्हीकल ही नहीं है उसको डेप्रीशिएट कैसे कर सकते हो आप? इट वॉज जस्ट ए रिपेयर। बट आपने उसको पहले मिस्टेक करके व्हीकल मान लिया, फिर आपने उसको डेप्रीशिएट कर दिया। बट ये डेप्रीशिएट तो होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज इट वॉज नॉट ए व्हीकल, इट वॉज ए रिपेयर ओनली। एंड डेप्रीशिएशन जो है आपके प्रॉफिट को कम करता है, और आपको यहां पे डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये व्हीकल नहीं थी, ये रिपेयर था बस। तो डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट होगा आपको अपने प्रॉफिट में दोबारा से एड बैक करना होगा, बिकॉज गलती से आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुके हो।
और जो आपको नहीं करना था। तो आपके पास यहां पे डेट गिवन है 40,000 पे, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%, रिपेयर कब किया 1 जनवरी को, तो 3 मंथ की बात हो रही है सिर्फ, तो इट इज 4,000 इंटू 3/12, दैट मीन्स 1,000 रुपीज। तो इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आप 1,000 रुपीज का प्लस करोगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन यहां पे आपको चार्ज नहीं करना था बट आपने कर दिया। एड डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट होगा इट विल गो टू द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। और आपके पास मेथड गिवन है, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड वी ऑलवेज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, एंड ओरिजिनल कॉस्ट वाज व्हाट 40,000 रुपीज। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा, पूरे साल का 4,000 रुपीज रहा होगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपने इस मशीन को फुल ईयर यूज किया होगा, whereas it was not a machine, it was a vehicle sorry। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट एरर नंबर 4 पे। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 18 वाज अंडर वैल्यूड बाई ₹50,000 सॉरी। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था बाय मिस्टेक आपने उसको अंडर वैल्यूड कर दिया। तो समझना इस चीज को, ये आपका फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, और इसमें आप कैसे शो करते हो, on the debit side you write to opening stock, then you write to purchases, then you write all kinds of wages, carriage inwards and all, सब आप यहाँ पे शो करते हो। on the credit side you write buy sales, then you write buy closing stock, and if credit side is more then आप क्या बोलते हो कि हम gross profit हमको मिल गया। if credit side is more then what you say कि अब हमारे पास जो प्रॉफिट है दैट इज ए ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी सुनो आप, अगर आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया, मींस आपने गलती से क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है, गलती से आपने क्लोजिंग स्टॉक को कम शो किया, तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप कम शो करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अभी आपको इसको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, यहां पे दिखा दो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना अंडर वैल्यूड हुआ था ये, इट वाज 50,000 रुपीज, और कौन से ईयर की बात हो रही है, 31st March 18 की। तो 50,000 रुपीज आप 31st March 18 के प्रॉफिट में ऐड कर दो। बट ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। अगर 31st March 18 को आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर अंडर वैल्यूड हुआ है, दैट मीन्स इन दैट केस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यूड हो गया होगा, बिकॉज यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को फॉलो करो, गलती से अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, गलती से अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक वी शो ऑन द डेबिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी एरर अगर एग्जाम में आएगा तो उसके दो इफेक्ट्स हमेशा मिलेंगे आपको, एक उसी ईयर में, एक उसके नेक्स्ट ईयर में, because closing stock will become the opening stock for the next year। तो in this case what happens, आपका closing stock under value था 31st March 18 का, that means next year का opening stock भी under valued हो गया होगा। तो अभी करना क्या पड़ेगा आपको, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से आपको 50,000 रुपीज माइनस भी करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से आप 50,000 रुपीज माइनस करो, अब जाके आपकी सारी एरर्स एलिमिनेट हुई हैं। नाउ यू कैन चेक व्हाट इज द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो इन द फर्स्ट ईयर इट इज 86,000 रुपीज, इन द सेकेंड ईयर इट इज 1,70,000 minus 30 is 1,40,000 rupees, in the third year
there is no change, it is 1,90,000 rupees. In the fourth year, there is a lot of changes. So it is 50 minus 40 is 10. It is 2,11,000 rupees. And in the last year, ये आपका हो जाएगा 3,50,000 minus 50 is what? 3 lakh plus 4 is 3,04,000. तो ये आपको अभी क्या मिला? आपके करेक्टेड नेट प्रॉफिट. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का ही मिलेगा, 6 मार्क में क्वेश्चन आता नहीं है. बट नॉर्मली एरर आपके पास एक या दो ही आती है, 4 एरर्स नहीं आती है. तो अभी आपको क्या मिल गया? करेक्टेड नेट प्रॉफिट. नाउ अभी आपका यहां पे मेथड कौन सा है? मेथड इज व्हाट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो नाउ यू हैव टू मेक वन मोर टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अगेन here profits, weight and weighted profit. तो आपके पास जो ईयर्स गिवन है 31 मार्च कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 से लिख दो यहां पे. 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19. एंड राइट द करेक्टेड नेट प्रॉफिट जो आपके पास आए हैं अभी. 86,000 रुपीज इन द फर्स्ट ईयर, 1,40,000 रुपीज इन द सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर में इट वॉज 1,90,000 रुपीज. फोर्थ ईयर में इट वॉज 2,11,000 रुपीज. एंड लास्ट ईयर में इट वॉज 3,04,000 रुपीज. वेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अभी करना क्या है? आपको अपने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है. प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई करना है. तो फोर्थ कॉलम में कितना आएगा? 86,000 रुपीज. देन इट इज 2,80,000 रुपीज. देन 1,90,000 इंटू 3 कितना बनेगा ये? इट विल बी 19 3 कितना था? 557 ना. 1,90,000 into 3, 5,70,000 rupees. And 2,11,000 into 4 कितना हुआ? 11 4 जा 44, 2 4 जा 8, 8,44,000 rupees. And 3,04,000 into 5 will be 15,20,000 rupees. तो जो भी प्रॉफिट्स दिए उनका वेट से मल्टीप्लाई कर दो. उसके बाद आपको इनका टोटल भी करना है. टोटल ऑफ ऑल द वेट्स विल बी हाउ मच? 5 4 9 3 12 3 15. और इसका भी टोटल करो. कितना टोटल आएगा ये? मैं एक बार चेक कर लेता हूं टोटल कितना आ रहा है इसका. इट इज 8,44,000 प्लस 15,20,000. टोटल आ रहा है 33 लाख रुपीज. और अभी आपको क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. जैसे आप निकालते थे वेटेड मीन. एंड इट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. तो विच इज 33 lakhs. टोटल वेट इज 15. तो डिवाइड कर दो. 15 2 जा 30, 15 2 जा 30. दैट विल गिव यू 2,20,000 रुपीज. और अभी आप गुडविल निकाल लो. फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो दैट इज 2,20,000 रुपीज. एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे हमेशा आपके पास ये. तो इट इज गिवन एज 2 ईयर परचेज. तो इंटू 2 कर दो यहां पे. तो आपका जो गुडविल आया वो कितना आ गया? 4,40,000 रुपीज. दिस इज द गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो ये आपका हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसका मैं आपको एक और सम करवाता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप में कंफ्यूजन कुछ होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा. तो एक सम मैं आपसे और शेयर करता हूं इसका. ओके, दिस इज द सम क्वेश्चन नंबर 3.
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, X Limited purchased the business of Y on from 1st April 19. For the purpose of this, you have to calculate the goodwill, and it will be 100% of average profit of the last 4 years. Means goodwill के लिए वो क्या बोल रहा है? It is what? Goodwill is what? 100% of average annual profit. साहिल, कुछ डाउट था ना आपका? अभी कुछ आप पूछ रहे थे, नोट्स के लिए पूछ रहे थे ना? तो 100% ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। अगर आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होता तो कंफ्यूज मत होना। 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस गुडविल विल बी आपका, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा वही आपका गुडविल हो जाएगा। 100% मींस जितना एवरेज प्रॉफिट उतना गुडविल होगा, ठीक। बट अगेन प्रॉफिट में बहुत सारी एरर्स मुझे यहां पर भी दिख रही हैं, तो आपका टास्क यहां पर क्या है? मेन प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई करने का, ठीक। तो वी हैव टू मेक वन टेबल अगेन फॉर द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट्स आपके पास गिवन है लास्ट 4 इयर्स के। ईयर पर्टिकुलर्स, तो ईयर जो आपके पास गिवन है 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19। तो ये जो आपका ईयर हुआ ये हो गया 15-16 का, ये हो गया 16-17 का, ये हो गया 17-18 का, ये हो गया 18-19 का, ठीक। प्रॉफिट्स भी मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो प्रॉफिट आपके पास है 1 लाख, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट 1 लाख का, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस दिया है इनफैक्ट आपको 1,50,000 रुपीज का। इसके बाद अगेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, देन देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख। अगेन आपको वो सेम रूल्स फॉलो करने हैं। इफ देयर इज सम एबनॉर्मल गेन किसी भी ईयर में तो उसको आपको माइनस करना है, इफ देयर इज सम एबनॉर्मल लॉस किसी भी ईयर में तो उसको आपको प्लस करना है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या एरर्स वगैरह है हमारे पास। तो कमिंग टू द 2016, व्हाट दे आर सेइंग, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इट इज व्हाट? इट इज ए एबनॉर्मल लॉस। एंड किसी भी ईयर में अगर कभी भी कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो आपको उसको दोबारा से प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख दो आप ऐड एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो कौन से ईयर की बात हो रही है? 31 मार्च 16 की। तो 50,000 रुपीज आप वहां पर प्लस कर दो। उसके बाद 2017 पे आ जाओ। प्रसाद, आपको आई थिंक यही डाउट था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, तो इट इज ऑल्सो ए एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन भी यही था क्या? हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड। तो इट मींस इट इज ऑल्सो ए एबनॉर्मल लॉस बिकॉज वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन आप डेली बेसिस पे पे नहीं करते हो। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस है अगर, तो आप उसको दोबारा से प्रॉफिट में ऐड बैक करोगे। तो कौन सी ईयर की बात हो रही है? 2017 की। तो 2017 के प्रॉफिट में आप इसको प्लस कर दो। एड वॉलंटरली रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, और आपने कितना कंपनसेशन पे किया? आपने पे किया 80,000 रुपीज का, तो यहां पे प्लस कर दो। उसके बाद अभी आ जाओ एरर नंबर 1 पे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट रोज नहीं होते हैं, इट इज अ लॉस, उसमें कोई डाउट नहीं है, ना आपको डाउट है ना मुझे डाउट है। बट ये लॉस जो है वो एबनॉर्मल नेचर का है। तो ध्यान रखना, कोई एबनॉर्मल लॉस है या कोई नॉन ऑपरेटिंग लॉस है या कोई नॉन रिकरिंग लॉस है, इसको आपको प्लस करना पड़ेगा प्रॉफिट में। सपोज यहां पर ये लिखा होता कि आपने मशीन को सेल किया, उसमें आपको लॉस हो गया, तो क्या आप मशीन को रोज सेल करते हो? नो। सोचो ना,
सपोज यहाँ पे बोला जाए आपसे कि आपने मशीन को सेल किया, उसमें प्रॉफिट हो गया, कि आप मशीन रोज सेल करोगे, तो ऐसे प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, वो एबनॉर्मल नेचर के होते हैं। तो इन दिस केस ऑल्सो आपकी मशीन का एक्सीडेंट हुआ, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, आपको लॉस हो गया 60,000 रुपए का, तो इट इज ए लॉस ऑफ एबनॉर्मल नेचर। इसको प्लस करो दोबारा से, तो यहां पे लिख दो एड लॉस ऑन मशीन, और ये लॉस किस ईयर का है उसी ईयर में प्लस कर दो। तो ये आपका डिस्ट्रक्शन कब हुआ मशीन का, इट इज ऑन 31 मार्च 17, तो 31 मार्च 17 में 60,000 रुपीज प्लस कर दो। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 17 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 40,000 ईच वर परचेज्ड, तो आपने 2 कंप्यूटर परचेज किए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर तो एक एसेट होता है एंड इट शुड हैव बीन शोन इन द बैलेंस शीट, बट आपने क्या किया, इट वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो आपने परचेज तो कंप्यूटर किया और आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी इधर कंप्यूटर अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिकॉज इट इज ए एसेट फॉर द बिजनेस, एंड आपको अमाउंट यहां पे मेंशन करना चाहिए था 80,000 रुपीज का, बट आपने क्या किया, डेबिट होना चाहिए था कंप्यूटर, आपने कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। मींस जो चीज बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी। इससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा या डिक्रीज हो गया होगा, बताओ मुझे कोई भी। जो चीज बैलेंस शीट में आपको एज ए एसेट शो करनी चाहिए थी उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंडिचर शो कर दिया, तो बिकॉज ऑफ दिस एरर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। बताओ कोई भी, बताओ, इजी है अभी। इसका आंसर किसी के पास नहीं है क्या? सिंपल क्वेश्चन है तो। आपने एक एसेट परचेज किया, गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया डेबिट साइड में, बिकॉज ऑफ दिस एरर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा या डिक्रीज हो गया होगा? डिक्रीज। डिक्रीज सिंपल है ना, बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने दिखा दिया, वेयर एज इट वाज नॉट अ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, तो उससे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा ना। देखो आप सोचो, आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आप यहां पे लिखते हो बाई नेट प्रॉफिट, परचेज किया कंप्यूटर बट दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 80,000 रुपीज, तो बट नेचुरल प्रॉफिट मेरा फॉल हो जाएगा ना अभी। तो आपको भी करना क्या पड़ेगा, आपको प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है, तो आपको अपने प्रॉफिट में 80,000 रुपीज प्लस करना होगा। यहां पे लिखना पड़ेगा एड परचेज ऑफ कंप्यूटर wrongly debited to traveling expenses account। तो 80,000 रुपीज का कंप्यूटर का जो कॉस्ट था उसको आपने कब परचेज किया था, 1 जुलाई 17 को। तो 1 जुलाई 17 कौन सी ईयर में फॉल करेगा, 17-18 में फॉल करेगा, तो यहां पर आप 80,000 रुपीज प्लस कर दो। बट कभी भी एक ऐसा एरर आएगा तो साथ में वो डेप्रिसिएशन जरूर ऐड कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का देखो यहां पे क्या सीन रहेगा, अभी फिर से एक बार इसको समझते हैं कि आपने पहले कंप्यूटर परचेज किया, बट आपने क्या कंप्यूटर माना इसको, आपने तो इसको कंप्यूटर माना ही नहीं ना, आपने तो गलती से इसको एज ए ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। तो जो चीज आपने बैलेंस शीट में शो नहीं करी, दैट मीन्स आपने उसको फिर डेप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, बिकॉज जिस चीज को आप कंप्यूटर ही नहीं मान रहे हो उसको आपने डेप्रिशिएट कहां किया होगा। तो आपने अपनी एक एरर तो रेक्टिफाई कर दी, नाउ इट्स टाइम टू डेप्रिशिएट द कंप्यूटर ऑल्सो, एंड डेप्रिशिएशन आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। तो अभी आपको डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट होगा वो प्रॉफिट से माइनस भी करना होगा, बिकॉज डेप्रिशिएशन प्रॉफिट्स को कम करते हैं। एंड आपके पास जो क्वेश्चन में डेट ऑफ दैट वो भी दिया हुआ है कि आपने कब परचेज किए थे कंप्यूटर्स, इट इज ऑन
1st July 17 और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 80,000 रुपीज की कॉस्ट पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, बिकॉज 1st जुलाई से लेकर 31st मार्च तक की बात हो रही है, एंड डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, it will be 6,000 rupees. Depreciation in the first year will be 6,000 rupees. तो जब आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएट नहीं किया तो इसको आपने अगले साल भी डेप्रिशिएट नहीं किया होगा फिर तो, बिकॉज जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है उसको डेप्रिशिएशन को तो आपने चार्ज ही नहीं किया होगा। तो अभी आपको इसको अगले साल भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, एंड अगले साल तो आपको पूरे साल के लिए करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट ईयर आपने इस कंप्यूटर को फुल ईयर यूज किया होगा। तो ऑन 80,000 रुपीज डेप्रिशिएशन फॉर द फुल ईयर एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। तो आप नेक्स्ट ईयर भी 8,000 रुपीज यहां पे माइनस करोगे, और उसके बाद नाउ व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो इन द फर्स्ट ईयर इट इज सेम, इट इज नॉट सेम एक्चुअली, इट इज 1,50,000 रुपीज। In the first year, profit is what? 1,50,000. In the second year, profit will be 1,50,000 loss में थे पहले आप, तो 80 plus 60 is 140. तो there is still a loss of rupees 10,000. In the third year अगर आप आते हो तो 1,50,000 plus 80 is 2,30,000 minus 6 is 2,24,000. And in the fourth year अगर आप आते हो तो 2 lakh minus 8 is what? 1,92,000 rupees. तो ये आपको अभी क्या मिल गया? आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट। नाउ अभी आपको यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। इट विल बी 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 4। दैट विल गिव यू द एवरेज प्रॉफिट। तो ये अमाउंट कितना आएगा? देखो अभी आपका ये, इट इज 150 minus 10 is 140. 1,40,000 plus 2,24,000 plus 1,92,000. It is 5,56,000 by 4. और डिवाइड भी कर दो तो आपका एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बाई 4 अगर आप करोगे इसको तो इट इज 1,39,000 रुपीज। और वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में आपको उसने ये बोला है कि गुडविल विल बी 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज व्हाट? 1,39,000 रुपीज। और इनफैक्ट आई थिंक आपका आंसर भी यही दिया है मेरे ख्याल से, इट इज सेम एज 1,39,000 रुपीज। यही आपका आंसर है। तो इस चीज को समझो। देखो, अगर इन दो मेथड से सम आएगा तो 100% प्रॉफिट में एरर्स मिलेंगी। प्रॉफिट की एरर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि आप सिर्फ इतना चेक करो प्रॉफिट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज यहां पर आपका टास्क एरर को रेक्टिफाई करने का नहीं है, यहां पर आपका टास्क है प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने का। तो अगर किसी भी ईयर में कुछ एबनॉर्मल गेन्स है माइनस कर दो, किसी भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस है प्लस कर दो, एसेट को सेल किया लॉस हुआ प्लस कर दो, एसेट को सेल किया गेन हुआ माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो उसके हमेशा दो इफेक्ट होंगे, एक उस ईयर में एक उसके नेक्स्ट ईयर में। अगर आपने किसी एसेट को परचेज किया, गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, तो एज पर दैट ऑलरेडी हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके। तो ये कुछ एरर्स, कॉमन एरर्स हैं जो आती हैं एग्जाम में। और उसके अलावा एक एरर और भी है कि अगर सपोज आपने फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेंसेस प्लान किए हैं तो ऐसी एक्सपेंसेस को प्लीज आप सारे ईयर के प्रॉफिट से माइनस करना। अदरवाइज आप चाहो तो उसको डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट से भी माइनस कर सकते हो। इन बोथ वेज यू आर राइट। आपका आंसर वहां पे रॉन्ग नहीं होगा, आंसर दोनों सेम ही आते हैं वहां पे भी, ठीक है ना। बट अगर आप सम को सॉल्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ऐसे केसेस में एवरेज से माइनस मत करना। उस केस में आपको सारे ईयर से माइनस करना होगा, अदरवाइज आपका आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वहां पे हर ईयर का वेट जो है वो अलग अलग है। तो वहां पर आप एवरेज से माइनस मत करके आ जाना, वहां पे आपको पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इफ देयर आर सम प्लान्ड फ्यूचर एक्सपेंसेस तो कंफ्यूजन मत रखो आप,
सारे ईयर से माइनस करो तो आप हमेशा राइट रहोगे वहां पे। मेथड कोई भी होगा आपका आंसर हमेशा राइट आएगा वहां पे, ठीक है ना। अभी मुझे बताओ आपको इन दोनों सम्स में किसको कहां पे क्या डाउट है। कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा क्लास में। एंड वन मोर थिंग, लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था? सर मैं नहीं थी। आप नहीं मैं नहीं थे, थी। आप नहीं थे श्रावणी, रिया, सृष्टि, आप लोग थे दोनों? मैं थी सर। सृष्टि यस सर। आप भी थे ना? यस सर। सेजल आप थे क्लास में लास्ट क्लास में? हाँ सर। प्रसाद तो याद है मुझे। तो कृतिका आप भी थे ना लास्ट क्लास में? हाँ सर मैं थी। नाउ प्लीज सुनो मेरे बात ध्यान से। जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस किया था उनको आज डेफिनेटली कम समझ में आया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अनुश्री कम समझ में आया ना आज आपको क्लास में? हाँ सर। अब मुझे पता है श्रावणी आपको भी कम समझ में आया होगा। यस सर। हाँ वो तो ऐसा होगा ही ना, बिकॉज आपने फर्स्ट क्लास मिस किया। तो प्लीज आप आज फर्स्ट क्लास का वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। यस सर। मैंने रिकॉर्डिंग उसको अपलोड नहीं किया, मैं उसको आज ही अपलोड कर दूंगा, रात तक अपलोड कर दूंगा मैं उसको, बट प्लीज उसको देखना जरूर, जिससे आपको गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अभी 3 मेथड्स और बाकी हैं, तो वो तीनों मेथड आपके नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वो छोटे छोटे मेथड्स हैं, क्योंकि उन मेथड में प्रॉफिट की एरर नॉर्मली आती नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में तीनों मेथड हम लोग खत्म कर देंगे। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। Thank you, sir. ओके बाय Thank you, बाय sir. बाय। साहिल, हाँ सर। आपको ना मैं अभी क्लास के बाद ना एक लिंक शेयर करूंगा, आपको नोट्स एक्सेस करने हैं ना? हाँ सर। एक मिनट रुकना आप। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना ये? हाँ। हाँ, तो देखो अभी आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, एयर4 स्कूल 12 करके एक फोल्डर दिख रहा है। हाँ सर। तो आपको मैं एक लिंक दूंगा, आपके पास सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो आप उसमें डेट वाइज सारे नोट्स हैं, और आपका दूसरा बैच चल रहा है ना, जो दूसरा बैच है जो, हाँ सर 3 बजे वाला ना। हाँ उसका बैच का फोल्डर है ये वाला, कहाँ गया? ट्वेल्थ न्यू बैच का एक फोल्डर दिख रहा है ना आपको, सर ये उनका फोल्डर है। ठीक है सर। तो आप किसी भी फोल्डर, सारे फोल्डर में किसी भी फोल्डर में लॉक नहीं लगा, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू।